हेलो दोस्तों। तो आज अपन पेडिग्री एनालिसिस पढ़ेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है, मतलब हमेशा तो नहीं आता पर कभी कभार जब पेडिग्री जो है वो सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत आती है कि अपन फंसते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें, टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो मैं आपको कुछ तरीका बताऊंगा, पेडिग्री सॉल्व करने के स्टेप्स आपको ये फॉलो करने पड़ेंगे और पेडिग्री आपकी लगभग सही जाएगी सारी। तो आप क्या है, जो पैटर्न मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करोगे तो पेडिग्री के क्वेश्चन हो जाएंगे। और आप ये बात सोच के चलो कि एग्जाम में हमको इसको सॉल्व करने के लिए 1 मिनट मिलता है और उससे पहले भी सॉल्व कर सकते हैं अपन। तो 1 मिनट ऐसा तो है नहीं कि ये फिजिक्स की तरह सवाल आ गया 5 मिनट में पेडिग्री सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। 1 मिनट में आपको बहुत ट्रिकी क्वेश्चन की तरह इसको लेना पड़ेगा, वो मैं आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। तो अपना टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस। मैं लिख देता हूँ, आज हम क्या पढ़ेंगे, पेडिग्री। पहली बात तो ये ध्यान रखो कि पेडिग्री जो है ये किसी भी फैमिली के पास जाके पूछा जाता है कि भाई आपके परिवार में पेरेंट्स ऐसे थे, उनके बच्चे ऐसे थे, उन बच्चों की जो मैरिज हुई उनके हस्बैंड या वाइफ कैसे थे, उनके अंदर उनके बच्चे कैसे हुए, और उसके बेसिस पे पेडिग्री बनाई जाती है। तो वैसे देखा जाए तो पेडिग्री एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए बनाई जाती है, मतलब हम किसी पर्टिकुलर बीमारी को स्टडी कर रहे हैं उसके लिए पेडिग्री बना रहे हैं। और ये आपको इसके सर्कल पता ही है कि ये सर्कल जो अगर खाली है तो नॉर्मल है, और अगर ये कंप्लीटली भर रखा है इसको तो क्या है, वो बीमार है। अपन वैसे आपने बेसिक पढ़ रखे हैं, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ सीधा। जैसे आपको क्या करना है, पेडिग्री को जब भी स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको साइटोप्लाज्मिक बीमारी देखनी है। और साइटोप्लाज्मिक बीमारी की एक खास बात है कि ये बीमारी फीमेल के अंदर अगर बीमारी है तो सारे के सारे बच्चों के अंदर, सारी प्रोजेनी के अंदर बीमारी आएगी। जैसे मान लो इसके लिए मैं छोटी पेडिग्री बनाऊं तो अगर फीमेल बीमार है, हम किसको सॉल्व करें, साइटोप्लाज्मिक को। तो अगर साइटोप्लाज्मिक में फीमेल बीमार है, मान लो मैंने फीमेल को बीमार दिखा दिया ऐसे, फीमेल बीमार है, तो बताओ क्या कोई नॉर्मल बचेगा, सब में बीमारी आएगी। तो अगर फीमेल को बीमार आपने शो किया है, फीमेल डिजीज्ड है, तो सारे बच्चों में डिजीज आएगी, कोई भी बच्चा नॉर्मल नहीं बचेगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या ट्रिक हो जाएगी कि अगर फीमेल डिजीज्ड है तो ऑल डिजीज्ड हो जाएंगे। और अगर मान लो फीमेल नॉर्मल है, तो जैसे मान लो मैंने पेडिग्री में फीमेल को नॉर्मल दिखा दिया, मेल चाहे बीमार है, मेल कैसा ही हमको मतलब नहीं है, फीमेल अगर नॉर्मल है तो प्रोजेनी के अंदर जितने भी बच्चे होंगे सारे के सारे बच्चे कैसे होंगे, नॉर्मल। तो आप साइटोप्लाज्मिक बीमारी को सबसे पहले ढूंढोगे, और अगर आपको बीमारी साइटोप्लाज्मिक मिल जाती है तो पेडिग्री को आगे सॉल्व नहीं करना है, टिक कर देना है साइटोप्लाज्मिक। अगर हमको पहले मिल जाता है कि ये तो पेडिग्री के अंदर साइटोप्लाज्मिक आ गया आंसर, तो साइटोप्लाज्मिक टिक करो, आगे बढ़ो। उसका फिर दूसरा, आपको भले ही आपको दूसरा लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है वैसा भी, आपको टिक नहीं करना है। आपको टिक क्या करना है कि ये तो अब फिक्स हो गया, इसका आंसर क्या जाएगा, साइटोप्लाज्मिक। दूसरा, तो साइटोप्लाज्मिक में क्या सीखा अपन ने कि इसमें फीमेल जैसी है वैसी प्रोजेनी होगी। अगर मान लो फीमेल नॉर्मल है तो प्रोजेनी नॉर्मल होगी, और फीमेल डिजीज्ड है तो प्रोजेनी भी डिजीज्ड होगी, मेल से इसमें मतलब नहीं है। तो ये तो हो गया पहला, सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे। इसके बाद अगर मान लो हमको, अगर मान लेते हैं हमको ये भी नहीं मिली, तो अब हम किस पे जाएंगे, सेकंड पे। आपको सेम स्टेप जो मैं आपको कह रहा हूं वही फॉलो करने हैं बस। अगर मान लो हमको वाई लिंक्ड ढूंढनी है तो वाई लिंक्ड में क्या तरीका रहेगा, तो वाई लिंक्ड बताओ, बीमारी मेल में होगी और ये मेल टू मेल ट्रेवल करेगी, वाई क्रोमोजोम मेल से मेल में जाता है, इसकी इनहेरिटेंस जो है क्रिस क्रॉस नहीं होती है, मतलब ये सिर्फ मेल से मेल में जाता है, हॉलैंड्रिक बोलते हैं इसको। तो अगर मान लो हमको पेडिग्री के अंदर वाई को अगर मैं सॉल्व करूं, तो अगर पेडिग्री के अंदर, तो मैंने आपको पहला तरीका बताया था, पेडिग्री के अंदर मान लो मेल बीमार है, तो आप बताओ इसके अंदर क्या फीमेल बीमारी आएगी, तो फीमेल कभी बीमार नहीं होगी, और मेल के अंदर क्या मिलेगी आपको, बीमारी। तो इसके अंदर आप एक बात याद रखना दूसरे के अंदर, कि इसके अंदर एक तो ऑल मेल और एक ओनली मेल। अगर इसमें मेल में दिक्कत है तो सारे मेल में दिक्कत होगी, और ओनली मेल के अंदर दिक्कत होगी। तो अगर आपको पेडिग्री शो कर रखी है इसमें कहीं भी ऐसे सर्कल को, फीमेल वाले सर्कल को डार्क कर रखा है, इसका मतलब वो पेडिग्री वाई लिंक्ड तो नहीं है। अगर वाई लिंक्ड होती तो बताओ सिर्फ मेल में बीमारी होती है। अगर मान लो पेडिग्री किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए बना रखी है और उसमें फीमेल को डार्क कर रखा है, तो बताओ वो पेडिग्री वाई लिंक्ड पॉसिबल है क्या, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो वाई लिंक्ड में क्या होता है, अगर डिजीज, देखो डिजीज नहीं है उसका तो आइडिया हम कैसे ही लगाएंगे, पर हाँ वाई लिंक्ड में क्या होता है, आपको सारे मेल मिलेंगे और ओनली मेल मिलेंगे जो पेडिग्री से रिलेटेड है, मतलब यहाँ से जिस जिसमें ये जीन जा सकता था वो सारे मेल आपको अफेक्टेड मिलेंगे। अब वाई अकेला क्रोमोजोम है, इसमें डोमिनेंट रिसेसिव जैसा कुछ है ही नहीं,
यानी अगर ये अफेक्टेड है तो इसमें अगर थोड़ी भी खराबी है तो अगले बच्चे में खराबी आनी है। डोमिनेंट रिसेसिव का कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि तो अकेला ही है, सिंगल कॉपी है भाई। एक्स और वाई एक एक होते हैं मेल के अंदर, फीमेल में एक्स दो होते हैं, हम वाई की बात कर रहे हैं। तो आप बताओ वाई में दिक्कत है, सारे बच्चों में दिक्कत आएगी। इसमें क्या याद रखना है आपको, ऑल मेल एंड ओनली मेल। इसमें सारे मेल में दिक्कत होगी, ओनली मेल में दिक्कत होगी। तो वाई लिंक्ड को आप आसानी से पहचान सकते हो। तो वाई लिंक्ड में क्या याद रखोगे आप, ऑल मेल एंड ओनली मेल। इसमें फीमेल बीमारी नहीं होगी। तो दूसरे नंबर पे आपको वाई को चेक करना है। तो अगर साइटोप्लाज्मिक है तो टिक करो, आगे बढ़ जाओ, देखना ही नहीं है और क्या है। अगर ये नहीं मिली तो फिर आप वाई लिंक्ड चेक करो, और वाई लिंक्ड आपको मिल जाता है तो टिक करो, आगे बढ़ जाओ, वाई लिंक्ड आंसर आ जाता है। अगर वाई लिंक्ड नहीं मिलता है तो फिर हमको ढूंढ, मतलब अगर वाई लिंक्ड एक्स लिंक्ड इसमें कुछ भी नहीं मिलता है तो हम ढूंढ रहे हैं अब क्या, 100% रिसेसिव और डोमिनेंट। मतलब हमको अब डेटा चाहिए कि 100% रिसेसिव है या 100% डोमिनेंट है। जैसे देखो ये आपको पेडिग्री दे दी, आपसे पूछा जाए ये रिसेसिव है डोमिनेंट है, पहचानो। देखो अगर मान लो आपको दोनों पेरेंट नॉर्मल दिखें, दोनों पेरेंट क्या दिखें, नॉर्मल, और बच्चे में बीमारी आ जाए, जैसे देखो बोथ पेरेंट्स नॉर्मल, ये दोनों पेरेंट नॉर्मल है, मैं लिख देता हूं बोथ पेरेंट नॉर्मल। अब देखो अगर दोनों पेरेंट नॉर्मल हैं तो सारे बच्चे बीमार हों ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, पर हाँ आपको बच्चे नॉर्मल दिख रहे हैं। पर अगर किसी बच्चे के अंदर या किसी प्रोजेनी के अंदर आपको डिजीज मिल जाए पेरेंट के नॉर्मल होते हुए भी, ये बीमारी 100, ये पेडिग्री 100% रिसेसिव के लिए है, ये बिल्कुल भी डोमिनेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा सुनो। जैसे बताओ अगर ये बीमारी डोमिनेंट होती तो इसके पास डोमिनेंट जीन आया है, अगर ये बीमारी डोमिनेंट होती तो इसके पास डोमिनेंट जीन आया है। मान लेते हैं इसके पास डोमिनेंट जीन या तो ऐसा है या फिर इसका कॉम्बिनेशन ऐसा है, ऐसा मान लेते हैं। अगर मान लो इसके पास एक भी डोमिनेंट जीन है, बताओ आया कहां से, इसके पेरेंट्स से, और पेरेंट्स के पास एक भी डोमिनेंट जीन हुआ, बताओ वो नॉर्मल हो सकते हैं क्या। डोमिनेंट बीमारी में अगर एक भी जीन आ गया तो वो डिजीज होता है। तो क्या मैं सर्कल को खाली रख सकता हूं। अगर डोमिनेंट बीमारी में प्रोजेनी के अंदर डिजीज है, डार्क कर रखा है, इसके मतलब इसके पास डोमिनेंट जीन है, और अगर इसके पास डोमिनेंट जीन है आया कहां से, आया इसके पेरेंट्स से। तो पेरेंट्स के पास अगर डोमिनेंट जीन है, क्या पेरेंट नॉर्मल हो सकता है। डोमिनेंट बीमारी में अगर एक जीन भी है तो उसमें बीमारी दिखेगी आपको, ऐसा भी है तो भी बीमार होगा। तो बताओ क्या ये बीमारी डोमिनेंट पॉसिबल है, बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन में डोमिनेंट पॉसिबल नहीं है। आप सोच रहे होंगे सर रिसेसिव कैसे पॉसिबल है, जरा एक बार ये बता दो, मैं बताता हूँ आपको। देखो रिसेसिव है तो इसका मैं आपको जीनोटाइप लिखता हूँ स्मॉल ए। अगर मैंने रिसेसिव में इसका जीनोटाइप स्मॉल ए लिख दिया तो बताओ एक ए तो इधर से आया है, एक ए इधर से आया है, ये पक्की बात है। बच्चे के अंदर दोनों एक पेरेंट से एक आता है, एक पेरेंट से एक जीन आता है। एक क्रोमोजोम के ऊपर दोनों दो क्रोमोजोम हैं, दोनों के ऊपर जो रिसेसिव जीन है वो एक एक आया होगा। अब बताओ मैं इनको डिजीज लिख रहा हूँ नॉर्मल, मैं इनको नॉर्मल लिख रहा हूँ। अगर मैं दोनों की जगह स्मॉल ए लिखूँ तो डिजीज हो जाएंगे, वो डिजीज है नहीं, नॉर्मल है। नॉर्मल है तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ कैपिटल ए, यहाँ क्या भी लिखूंगा कैपिटल ए। और कैसा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, अगर यहाँ कैपिटल ए स्मॉल ए है, यहाँ कैपिटल ए स्मॉल ए है, तो बच्चे में बिल्कुल बीमारी आ सकती है। कैपिटल ए स्मॉल ए आ सकता है, सॉरी स्मॉल ए आ सकता है। तो क्या ऐसा कॉम्बिनेशन तभी पॉसिबल है दोनों हेटेरोजाइगस होंगे। तो ये पेडिग्री 100% कैसी है, रिसेसिव। तो 100% रिसेसिव कब आएगी, जब दोनों पेरेंट्स तो कैसे हो, नॉर्मल, और बच्चा आपको डिजीज मिल जाए। सारे नहीं मिलेंगे, अगर एक भी बच्चा डिजीज मिल गया इसका मतलब ये रिसेसिव में ही पॉसिबल है, ये डोमिनेंट में पॉसिबल नहीं है। अब मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ 100% डोमिनेंट वाला, ये तो 100% रिसेसिव वाला क्लियर हुआ। 100% डोमिनेंट वाला एक बार आप देखो, मैं बना के बताता हूँ आपको। अगर आपसे कहा जाए पेरेंट दोनों बीमार हैं, ये दोनों पेरेंट मान लो डिजीज है, तो बताओ खूब सारे बच्चे डिजीज मिल सकते हैं। मान लो बच्चे डिजीज है, पर मान लो आपको इसमें सिंगल बच्चा भी नॉर्मल मिल गया। अगर माना हमने दोनों पेरेंट बीमार हैं तो ऑलमोस्ट बच्चे बीमार हैं, पर अगर इसमें एक बच्चा भी नॉर्मल मिल गया, इसका मतलब क्या है, ये बीमारी क्या रिसेसिव पॉसिबल है क्या। तो ये बीमारी किसी भी कंडीशन में रिसेसिव नहीं हो सकती, ये डोमिनेंट ही हो सकती है। अब दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो डोमिनेंट या रिसेसिव, और आपने ये कह दिया कि कभी भी रिसेसिव नहीं होगी, तो है कौन सी, डोमिनेंट। आप देखो ऑप्शन में दो डोमिनेंट दो रिसेसिव आएंगे, दो तो ऐसे कट जाएंगे। तो अपन कहें ये डोमिनेंट क्यों नहीं, वो रिसेसिव क्यों नहीं हो सकती। देखो अगर मैं इसको रिसेसिव मानूं, मैं इसको क्या मान रहा हूँ, रिसेसिव, तो इसका जीनोटाइप में स्मॉल ए लिखूंगा, और इसका भी जीनोटाइप क्या लिखूंगा, स्मॉल ए। ये आप मानते हो कि अगर मैं इसको रिसेसिव लिखता हूं तो दोनों का जीनोटाइप यही रहेगा, स्मॉल ए।
अगर इन दोनों का जीनोटाइप स्मॉल स्मॉल है तो बताओ बच्चों के अंदर क्या होगा? क्या किसी भी बच्चे का जीनोटाइप स्मॉल ए के अलावा कुछ आ सकता है क्या? जब इन दोनों का जीनोटाइप ये है तो बच्चे का स्मॉल ए के अलावा आ ही नहीं सकता। बताओ कोई बच्चा नॉर्मल हो सकता है या कोई बच्चा नॉर्मल हो ही नहीं सकता? सारे में बीमारी आएगी क्योंकि सबका जीनोटाइप फिक्स हो गया स्मॉल ए, सारे बीमार होंगे। तो अगर एक बच्चा नॉर्मल आ रहा है इसका मतलब बीमारी डोमिनेंट है, रिसेसिव पॉसिबल। तो क्या ये कॉम्बिनेशन इसका पॉसिबल है? तो पॉसिबल नहीं है। तो चलो हम इसको काट रहे हैं, फिर पॉसिबल क्या है वो बताओ। तो मैं आपको पॉसिबल क्या है वो बताता हूँ, सुनो। जैसे हम इसको डोमिनेंट मानते हैं, भाई रिसेसिव हमने कैंसिल कर दिया, तो है क्या ये? डोमिनेंट। तो डोमिनेंट मान के मैं आपको दिखा रहा हूँ। बताओ डोमिनेंट अगर ये बीमारी है तो इसका जीनोटाइप फिक्स हो गया स्मॉल ए। अगर डोमिनेंट है तो जो ठीक है बीमार नहीं है उसका जीनोटाइप यही रहेगा। कि अगर उसका जीनोटाइप आप ये भी लिखते हो तो बीमार हो जाएगा वो। डोमिनेंट में एक जीन काफ़ी होता है। इसका मतलब इसका जीनोटाइप ये है तो एक तो आया होगा इस वाले पेरेंट से और एक आया होगा इस वाले पेरेंट से। ये पक्की बात हो गई। अब बताओ इन दोनों पेरेंट को बीमार भी तो करना है। मैंने आपसे क्या कहा? ये दोनों पेरेंट बीमार है, देखो दिख रहा है। बीमारी को मैंने डोमिनेंट मान लिया है। तो बताओ क्या इनके पास एक कैपिटल ए तो रहा ही होगा, इसके पास भी एक कैपिटल ए रहा होगा। तो ये दोनों भी क्या है? हेटेरोजाइगस। और क्या इनका बच्चा से नॉर्मल आ सकता है? आ सकता है, बिल्कुल। तो ऐसे कॉम्बिनेशन की दोनों पेरेंट बीमार हैं, बच्चा नॉर्मल है, ये सिर्फ डोमिनेंट में पॉसिबल है, ये रिसेसिव में कतई पॉसिबल नहीं है। तो ये बीमारी 100% क्या हो जाएगी? डोमिनेंट। अब देखो अगर आपकी ये समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो आप याद रखो कि अगर दोनों पेरेंट नॉर्मल है और बच्चा बीमार आ जाए 100% रिसेसिव है। दोनों पेरेंट बीमार हैं और बच्चा नॉर्मल आ जाए, भाई दोनों पेरेंट नॉर्मल थे बच्चा डिजीज आ जाए तो 100% रिसेसिव। और दोनों पेरेंट डिजीज्ड है और बच्चा नॉर्मल आ जाए, ये क्या है? 100% डोमिनेंट। ये आपको याद रखना है। तो 100% डोमिनेंट और 100% रिसेसिव पे चलेंगे हम थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर पे हमने निकाल लिया 100% डोमिनेंट या फिर 100% रिसेसिव। अब देखो इसके बाद क्या चेक करोगे आप? एक्स लिंक्ड। अगर एक्स लिंक्ड आ गया ठीक है, नहीं आया तो किसको प्रायोरिटी दोगे? ऑटोसोमल को। चलो एक बात और बताता हूँ, आपने भरपूर कोशिश की, रिसेसिव और डोमिनेंट में से नहीं निकल रहा, टाइम 1 मिनट का ही मिलेगा आपको सॉल्व करना जरूरी है। अगर आपको इन दोनों में से प्रायोरिटी देनी है, डोमिनेंट रिसेसिव कुछ क्लियर नहीं हुआ 100% वाला, आप किसको प्रायोरिटी देना? डोमिनेंट को। एक्स लिंक्ड ऑटोसोमल में आपने भरपूर प्रयास कर लिया, एक्स लिंक्ड आपका आ ही नहीं रहा, किसको प्रायोरिटी देना? ऑटोसोमल को। प्रायोरिटी सुन लो, अगर 100% रिसेसिव डोमिनेंट आपके भरपूर प्रयास के बाद भी नहीं मिल पा रहा है तो आप प्रायोरिटी किसको दे सकते हो? डोमिनेंट को, इसके ज़्यादा चांसेस होंगे। और आप ऑटोसोमल एक्स लिंक्ड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए, नहीं पता चल रहा किसको प्रायोरिटी देना? ऑटोसोमल को। मैक्सिमम केसेस में आंसर आपका सही जाएगा, मैं आपको सॉल्व करके ही बताऊंगा, ठीक है। अब देखो 100% डोमिनेंट रिसेसिव क्लियर हो गया हमारा, हम किस पे चलते हैं अब? एक्स लिंक पे। हम एलिमिनेट करते जाएंगे। अगर ऑप्शन में कहीं साइटोप्लाज्म में गया हमने ढूंढा नहीं आया तो कट गया, कहीं वाई लिंक्ड है नहीं आया हमने ढूंढा कट गया। अब मान लो कोई डोमिनेंट रिसेसिव है, अब आपको 100% वाला केस मिल गया, आपका काम इजी हो जाएगा। मान लो ये पेडिग्री दी आपको, कहा इसको निकाल के बताओ, और 2 ऑप्शन रिसेसिव है 2 डोमिनेंट है, बताओ आपने तो क्लियर कर दिया 100% रिसेसिव है, तो डोमिनेंट वाले ऑप्शन क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो ऐसे एलिमिनेशन मेथड से हमको करना पड़ेगा। दूसरा, एक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल में कैसे क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक बात ध्यान रखो, ऑटोसोमल तो सारी पेडिग्री निकल ही आएंगी भाई, किसी भी टाइप की पेडिग्री दे रखी है और आप उसको ऑटोसोमल मान के सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, तो ऑटोसोमल तो निकल ही आएगी पेडिग्री। दिक्कत आएगी कि एक्स लिंक्ड है या नहीं है, तो पहले एक्स लिंक्ड सॉल्व करनी पड़ेगी। अगर एक्स लिंक्ड हुई तो हम एक्स लिंक टिक कर देंगे, ऑटोसोमल टिक नहीं करेंगे। और एक्स लिंक नहीं मिल रही है तो फाइनली हमारा आंसर क्या है? ऑटोसोमल सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो पेडिग्री मेंटल एबिलिटी का है, उसमें आप अपना दिमाग लगा सकते हो, मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको अभी बता दिया इन दोनों का, तो मैं एक्स लिंक के बारे में और बता देता हूँ आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स लिंक्ड जो जीन होते हैं वो कौन सी इनहेरिटेंस शो करते हैं? क्रिस क्रॉस। तो ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करते हैं। अब ये एक्स क्रोमोसोम है, आपको पता है अगर ये मेल के पास है तो मेल से किस में जाएगा? ये उसकी बेटी के अंदर, मतलब डॉटर के अंदर। अगर ये फादर के पास है तो फादर से किस में जाता है? डॉटर में। तो ये एक्स फादर से किस में जाएगा? डॉटर में। आपको पता है फादर का एक्स कभी भी लड़के में नहीं जा सकता, क्योंकि लड़के के पास 2 ही क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई। वाई आता है फादर से और एक्स आता है मदर से। तो देखो फादर से डॉटर और डॉटर से ये एक्स वापस कहाँ जा सकता है? इसके सन में। इसका मतलब एक्स ट्रेवल कैसे कर रहा है? फादर डॉटर सन। इसका मतलब इसको बोलते हैं हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, एक बार मेल में फीमेल में, फिर मेल में फीमेल में, ऐसे। या हम मदर माने तो ये कैसे जाएगा? मदर से सन और सन से वापस, मदर से सन, सन से वापस इसकी डॉटर के अंदर।
ये सन जो है इसकी डॉटर के अंदर चला जाएगा, या फादर से डॉटर, डॉटर से बाद इसके सन के अंदर जाएगा। तो बताओ कि यहाँ पे पहले मेल था, फिर फीमेल, फिर वापस मेल, ये क्रिस क्रॉस है। यहाँ वापस देखो क्या है, फीमेल मेल वापस फीमेल, ये क्रिस क्रॉस है। अब इसका मैं आपको थोड़ा तरीका बताता हूँ कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए, जैसे मैं आपको एक पेडिग्री देता हूँ, आप सोचना थोड़ा सा, मैं आपसे कहूँ एक फीमेल है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव बीमारी मान के चल रहा हूँ मैं, या आप एलिमिनेट करना। मैंने आपसे कहा, पहली कंडीशन बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने आपसे कहा एक फीमेल बीमार है, एक फीमेल बीमार है और एक्स लिंक्ड रिसेसिव बीमारी है ऐसी, ये मैंने रिसेसिव जीन ले लिया। मैंने कहा ये फीमेल है, ये फीमेल बीमार है और इसमें कौन सी बीमारी है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। बताओ क्या इसका लड़का नॉर्मल हो सकता है क्या? इसका लड़का नॉर्मल हो सकता है? इसके लड़के का जीनोटाइप फिक्स होगा XAY। बताओ लड़के के अंदर एक्स जो आता है वो मदर से आता है, तो बताओ इसके जितने भी सन होंगे ये ऑल सन कैसे होंगे, डिजीज्ड। अगर आपको ऐसा पैटर्न दिख रहा है, मान लेते हैं कि फीमेल बीमार थी और सारे लड़के बीमार दिख रहे हैं, इसका मतलब एक्स लिंक्ड रिसेसिव होने की पॉसिबिलिटी है। पर एक बात बताओ आप, अगर आपको ऐसा मिला कि मम्मी बीमार है, मदर बीमार है और बच्चे के अंदर बीमारी नहीं आई, एक बच्चा, एक लड़का आपको नॉर्मल मिल गया, भाई मैंने आपको पेडिग्री बनाई ऐसे और उसमें मदर को मैंने डिजीज दिखा दिया ऐसे, मैंने पेडिग्री बनाई ऐसे, मदर को मैंने डिजीज दिखा दिया ऐसे, फादर नॉर्मल है मान लो, और इसके दो लड़के थे, उनमें दो में से एक लड़का बीमार है एक नॉर्मल है। आप मेरे को बताओ क्या ये बीमारी एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो सकती है क्या? तो ये बीमारी एक्स लिंक्ड रिसेसिव पॉसिबल नहीं है। बताओ क्यों पॉसिबल नहीं है? अगर मदर को आप बीमार बता रहे हो और एक्स लिंक्ड रिसेसिव मान रहे हो, तो बच्चे का फिनोटाइप, लड़के का फिनोटाइप ये फिक्स होगा और लड़का बीमार होगा ही होगा 100%। या तो आपको मदर बीमार दिख रही है और सारे लड़के बीमार दिख रहे हैं, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होने की पॉसिबिलिटी है और रिसेसिव तो पहले ही कंफर्म हो जाएगा अगर ऐसा होगा तो। पर अगर मैं आपसे कहूँ मदर बीमार है, मदर अफेक्टेड है, आपको जो सन है वो नॉर्मल मिल जाए, इसका मतलब एक्स लिंक्ड रिसेसिव तो नहीं है। तो अगर कोई एक्स लिंक्ड रिसेसिव का ऑप्शन है तो उसको काट देना, ऐसा हो सकता है। या मैं आपको दूसरा बताता हूँ, देखो ये तो एक कंडीशन हो गई। दूसरा मैं आपसे बताऊँ, बीमारी है डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में एक देता हूँ कैपिटल और वाई, ये मान लो मेल है, फादर है, ये कौन है, फादर, ये फादर है। आप बताओ इसकी कोई डॉटर ठीक हो सकती है क्या? क्या इसकी डॉटर ठीक हो सकती है? आप बताओ, इसकी डॉटर के पास ये एक्स जाना ही जाना है, डॉटर के पास दो एक्स होते हैं, एक फादर से आता है, एक्स ए जाना ही जाना है। बताओ दूसरा एक्स अगर नॉर्मल भी हुआ तो भी बीमार होगी, क्योंकि डोमिनेंट वाले में एक ही बहुत था। तो बताओ अगर मैं आपसे कहूं फादर डिजीज्ड है और आपको डॉटर नॉर्मल मिल जाए, नॉर्मल मिल जाए, अगर डॉटर आपको नॉर्मल मिल जाए, क्या ये बीमारी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकती है क्या? पॉसिबल नहीं है। अगर मान लो फादर डिजीज्ड है तो सारी डॉटर डिजीज्ड होंगी ही होंगी। ऐसा मिला कि फादर के अंदर बीमारी थी और सारी की सारी डॉटर के अंदर बीमारी है, इसका मतलब ये बीमारी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकती है। पर हाँ, अगर फादर डिजीज्ड है और डॉटर आपको नॉर्मल मिल गई, तो क्या ये बीमारी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल नहीं है। तो आपको ऐसे एलिमिनेशन मेथड से निकालना है इसको, यानी या तो आपको मदर डिजीज थी सन नॉर्मल मिल जाए, या फादर डिजीज था डॉटर नॉर्मल मिल जाए। तो अगर मदर डिजीज है और सन नॉर्मल मिल गया तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं हो सकती, और फादर डिजीज है डॉटर नॉर्मल मिल गई तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं हो सकती। मदर डिजीज है सारे लड़के बीमार हैं, फादर डिजीज है सारी लड़के बीमार हैं, तो अगर मदर डिजीज है सारे लड़के बीमार हैं तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव के चांसेस हैं, और फादर डिजीज है सारी लड़कियां बीमार है तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के चांसेस हैं। तो ऐसे आपको क्या करना है कि क्रिस क्रॉस वाला मेथड ढूंढना है। अब इसमें आपकी मेंटल एबिलिटी लगेगी, आप ढूंढना कहीं ऐसे ट्रैवलिंग हो रही है क्या कि आप देखो मेल से कहीं फीमेल में बीमारी जाती हुई दिख रही है, या फीमेल से कहीं मेल में जाती हुई बीमारी दिख रही है। अगर आपके पास ऐसा 100% प्रूफ, आपको कुछ ट्राई हो रहा है या पता चल रहा है, इसका मतलब बीमारी कहीं ना कहीं एक्स लिंक्ड हो सकती है। और अगर मान लो आपने ढूंढा और ऐसा कुछ भी नहीं मिला, तो आप किसको प्रायोरिटी देना? ऑटोसोमल को। तो आप एक्स लिंक्ड तो कई तरीके से ढूंढ सकते हो, इनका जीनोटाइप लिख के ढूंढ सकते हो। तो एक्स लिंक्ड में आप क्या ढूंढना ट्राई करोगे? क्रिस क्रॉस। अगर आपको क्रिस क्रॉस नहीं मिला तो आप किसको बोलोगे कि एक्स लिंक्ड है? आप उसको बाकायदा जीनोटाइप लिख के देखो। जैसे मैंने आपसे कहा कि फादर डिजीज था और आपको डॉटर नॉर्मल मिल रही है, इसका डोमिनेंट वाला ऑप्शन कट गया।
डोमिनेंट तो हो ही नहीं सकता, तो रिसेसिव के चांसेस हैं। और उसके लिए आपको कोई ना कोई तो और हायरार्की देगी, भाई जीनोटाइप लिख के देख लो, अगर रिसेसिव वाला जीनोटाइप सब में एप्लीकेबल हो रहा है तो ठीक है चलेगा, अदरवाइज क्या आंसर होगा, ऑटोसोमल। और आप एक बात ध्यान देना, आपको खूब सारे क्वेश्चन का लगभग क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनमें आंसर ऑटोसोमल ही जाता है। एक्स लिंक्ड वाला आंसर आपको बहुत कम मिलेगा, एक्स लिंक्ड वाला वो पूरा का पूरा पैटर्न बना के पेडिग्री दे, वो चांसेस बहुत कम है, वो ज़्यादा चांसेस नहीं है। तो इस बेसिस पे आप अगर पेडिग्री को सॉल्व करोगे ना तो आराम से आपका पेडिग्री सॉल्व होगा। दोबारा मैं आपको एक बार बता देता हूँ उसको क्या करना है। सबसे पहले आपको साइटोप्लाज्मिक ढूंढनी है, उसके बाद आपको वाइलिंग ढूंढनी है। अगर इन दोनों में से कोई भी आंसर आ रहा तो पहले साइटोप्लाज्मिक आ गया इसको टिक कर दो, वाइलिंग आ गया तो इसको टिक कर दो। इसके बाद अगर मान लो 100% रिसेसिव डोमिनेंट आपने ढूंढा और मिल गया, वेल एंड गुड। नहीं मिल रहा और आप क्वेश्चन करना चाह रहे हो तो आप किसको प्रायोरिटी दो, डोमिनेंट को। पर हाँ एक बार आप रख के देख लो जीनोटाइप आंसर आ जाए तो ठीक है, वरना डोमिनेंट को प्रायोरिटी दे दो। एक्स लिंक्ड आपने ढूंढा, कोई क्रिस क्रॉस का पैटर्न नहीं मिल रहा है, किसको प्रायोरिटी दे दो, ऑटोसोमल को। तो वैसे देखा जाए तो ये मिनटों में सॉल्व हो जाएगा। हमने ये ढूंढा नहीं आया, ये ढूंढा नहीं आया, ये ढूंढा नहीं आया, डोमिनेंट टिक कर दिया, इन दोनों में से कुछ पता नहीं चल रहा, ऑटोसोमल टिक कर दिया, ऑटोसोमल डोमिनेंट आंसर आ गया। और 100% रिसेसिव डोमिनेंट मिल गया, वैसे ही सॉल्व हो जाना है। तो इस तरह से आपको पेडिग्री को सॉल्व करना है। जितने भी पेडिग्री आपके पास मिल रही है उन सब में आप इसको एप्लीकेबल करके देखो एक बार, फटाफट से इन 4-5 स्टेप्स को फॉलो करके देखो। इसमें क्रिस क्रॉस लगा के देना, क्रिस क्रॉस में आप अपना दिमाग भी लगा सकते हो। मैंने बता दिया है वाई हमेशा मेल टू मेल ट्रेवल कर रहा है और एक्स मेल से फीमेल में जाएगा और फीमेल से फीमेल मेल दोनों में आ सकता है, तो उसकी ट्रेवलिंग देखना एक बार। अगर आपको 100% पूरे के पूरे चांसेस लग रहे हैं कि ये क्रिस क्रॉस है या आपको पूरा पूरा सबूत दे रहा है वो क्रिस क्रॉस है, तो क्रिस क्रॉस एक्स लिंक टिक करो, वरना ऑटोसोमल तो है ही, ऑटोसोमल तो गलत है ही नहीं। पर हाँ ऑटोसोमल भी लग रही है, एक्स लिंक भी लग रही है, एक्स लिंक के आपको प्रूफ मिल रहे हैं, टिक एक्स लिंक को करना पड़ेगा। तो ये इससे आप पेडिग्री सॉल्व करोगे, आसानी से पेडिग्री सॉल्व हो जाएगी। मैं आगे आपको इसे क्वेश्चन भी लाऊंगा, बहुत सारे 10-15 क्वेश्चन करवा दूंगा, जिनमें 10-15 क्वेश्चन इस ट्रिक से विद इन मिनट्स जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए वो सॉल्व होंगे। इसका मतलब ये ट्रिक काम कर रही है अपनी। ऐसे आप इसको अच्छे से पढ़ लो, इन 4 को 3, 4, 10, 15, 20 क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखो, अपना कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। और ऐसे मैं आपको और छोटी छोटी वीडियोस ला रहा हूँ, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।